मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव डीएवी इंटर कॉलेज बांदा से भौतिक विज्ञान की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह धारा विद्युत इकाई का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा ओम का नियम, आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू बराबर बी डी बटे ई, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपान I बराबर ml बटे ANE स्क्वायर टाउ, वैद्युत चालकता G बराबर 1 अपान R। आज के इस लेक्चर के चर्चा के बिंदु होंगे। नंबर पहला, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अगला पॉइंट होगा विशिष्ट चालकता। अगला पॉइंट होगा कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्णक्रम। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं धारा घनत्व से पूर्व में परिचित हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपान J, जहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और J धारा घनत्व है। अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटे L। V चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है। जैसे ये चालक है, L लंबाई का एक चालक है, इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित किया गया। चालक की लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी बिंदु पर A है। मान लीजिए बिंदु ये है, इस पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो रो बराबर E बटे J। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी? V अपान L, आप जानते हैं। और आपने पढ़ा है धारा घनत्व J बराबर I अपान A, जहाँ पर I चालक में प्रवाहित धारा है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिस बिंदु पर आप धारा घनत्व को ले रहे हैं। ठीक है, दोनों मानों को यहाँ रख देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा V बटे L इंटू I अपान A, यानी यहाँ पहुँच जाएगा रो बराबर। अब चूंकि हम जानते हैं V अपान I बराबर प्रतिरोध R, इसलिए रो बराबर हो जाएगा R A अपान L। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर R A अपान L प्राप्त हो गया। इसका जो मात्रक होगा, R का मात्रक हो जाएगा ओम और A का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, L का मात्रक हो गया मीटर। इस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो ओम मीटर प्राप्त होगा। यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, अर्थात L बराबर 1 मीटर, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो संख्यात्मक रूप से विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं यदि एकांक लंबाई का चालक तार लिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक है तो उस चालक तार का
प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के बराबर होगा। क्योंकि आपने जाना विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। अब आप लोगों ने पढ़ा था R बराबर होता है प्रतिरोध R बराबर ML/A/N/E² इंटू टाउ। इसको यहाँ रख देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आ जाएगा आपका M/N/E² टाउ। स्पष्ट है, यहाँ पर M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और टाउ श्रांतिकाल है। स्पष्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। किसी चालक के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है और साथ में चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध स्थिर होता है, चाहे वो 1 मीटर लंबा हो, चाहे उसका क्षेत्रफल कुछ भी हो, चाहे 2 मीटर लंबा हो और चाहे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो या a/2 हो। तार का विशिष्ट प्रतिरोध केवल ताप पर निर्भर करेगा और तार की प्रकृति पर निर्भर करेगा, अन्य किसी बात पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे हम आपके सामने ये कहें कि ये चालक तार है, इसको ये तांबे का तार है मान लीजिए और इसकी लंबाई L है। इसकी लंबाई को हमने खींच दिया, 2 गुना कर दिया। जब ने हमने लंबाई को 2 गुना कर दिया, हम आपसे पूछे इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब विशिष्ट प्रतिरोध जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा। केवल क्या प्रभावित होगा, केवल आपका प्रतिरोध R बराबर ρL/A। आपने तार को खींचा है, तार को खींचने से तार की लंबाई बढ़ गई, R प्रोपोर्शनल L, यानी लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ गया। इसी प्रकार से जब आपने तार को खींचा है तो खींचने पर क्षेत्रफल घट गया, जिससे प्रतिरोध क्या हो गया, प्रतिरोध ज़्यादा हो गया। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमारा अगला चर्चा का बिंदु है विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव। देखिए, आप लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है M/N/E² टाउ। ठीक, अब देखिए सूत्र से स्पष्ट है कि M तो एकांक लंबा, वो M तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N एकांक आयतन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और टाउ श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल टाउ बराबर होता है λ/Vrms माध्य मुक्त पथ बटे वर्ग माध्य मूल 4। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से लैम्डा का मान कम हो जाता है और Vrms प्रोपोर्शनल √T, ताप बढ़ाने पर वर्ग माध्य मूल 4 का मान बढ़ जाता है। अतः स्पष्ट है श्रांतिकाल का मान घट जाएगा। श्रांतिकाल का मान घट जाने से तार नीचे टाउ का मान घट गया, टाउ का मान घट जाने से रो का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं R बराबर ρL/A,
आर बराबर ml बटे n e स्क्वायर l a टाउ श्रांतिकाल। स्पष्ट है? श्रांतिकाल यहाँ पर भी नीचे है। श्रांतिकाल का मान क्या हुआ? श्रांतिकाल का मान घट गया, इसलिए तार का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्पष्ट है? जब भी आप ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध और तार का प्रतिरोध दोनों बढ़ जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, विद्युत अपघट्यों के लिए, मिश्र धातुओं के लिए इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखते हैं अलग अलग विभाजित करके। हमने पिछली कक्षा में, कक्षा 11 में पढ़ा है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तार का प्रतिरोध R0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT है और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है, तो इसमें हमने संबंध पढ़ा था RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग चालकों के लिए बात करते हैं। जैसे विभिन्न धातुएं, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इन सब के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान धनात्मक होता है। अतः सूत्र से स्पष्ट है, अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चूंकि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पर दोनों पर ताप का प्रभाव बढ़ने का ही पड़ता है, तो अगर आपने ताप बढ़ाया तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा और तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगर हम मिश्र धातुओं के लिए बात करें, मिश्र धातु के लिए, मिश्र धातु जैसे कांस्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम के लिए बात करते हैं, तो इनमें प्रतिरोध ताप गुणांक का मान यानी अल्फा का मान नगण्य होता है। अतः ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसी कारण से प्रयोगशाला में जो हम उपकरण जैसे प्रतिरोध बॉक्स या मीटर ब्रिज वगैरह में जो प्रतिरोध तारों का प्रयोग करते हैं, तो उनका प्रतिरोध स्थिर रहता है, क्योंकि उनका अल्फा यानी प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान नगण्य है। अतः स्पष्ट है कि ताप का प्रभाव नगण्य यानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यद्यपि आपको बताऊं, व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से अल्फा का मान नगण्य होने के बावजूद धनात्मक ही होता है। बहुत ज़्यादा जब प्रभाव पड़ेगा तो नगण्य ताप बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले अब हम आते हैं अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों के उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम, कार्बन। ठीक है। इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। अतः सूत्र से स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ये मान छोटा हो जाएगा, जिससे प्रतिरोध घट जाएगा। इसका दूसरा आधार भी हम व्याख्या के लिए बताते हैं। इस सूत्र के अलावा आपको हम व्याख्या का एक दूसरा आधार बताते हैं। अर्धचालक आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से
सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगी, प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन तेजी से चलते हैं। इसके लिए हम आपको एक ग्राफ भी खींच करके दिखा रहे हैं अर्धचालकों के लिए। ये टेम्परेचर है, T केल्विन में। यहाँ पर आप रो या R का प्रयोग कर लें, चाहे आप प्रतिरोध के लिए खींचें और चाहे विशिष्ट प्रतिरोध के लिए खींचें। इसका जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आएगा। जैसे आपने ताप बढ़ाया तो शुरू में जब ताप कम था तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों ज़्यादा थे। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंधों की संख्या टूटने वाली काफ़ी अधिक हो जाएगी, जिससे प्रतिरोध लगातार घटता जाएगा। और ये आप देख रहे हैं प्रतिरोध घट गया। इस प्रकार से ये अर्धचालकों के लिए आपको हमने बताया। अब वैद्युत अपघट्यों के लिए आते हैं। वैद्युत अपघट्यों के लिए वैद्युत अपघट्यों में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर श्यानता का मान घट जाता है, जिससे वैद्युत अपघट्यों के भीतर आयनों को घूमने फिरने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, जिससे उनका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अब हम अपने अगले चर्चा के बिंदु विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर बात करते हैं। आप लोगों ने अभी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जाना था। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक है, आप लोगों ने जाना था रो बराबर E/J। अतः स्पष्ट है विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर E/J। इस प्रकार से सिग्मा बराबर J/E, या आप कह सकते हैं E बराबर E इंटू सिग्मा बराबर J बराबर सिग्मा इंटू E। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व दोनों सदिश राशि हैं, इसलिए इसका वेक्टर स्वरूप हो गया। अभी बेटा आप लोगों ने पढ़ा था रो बराबर RA/L। तो सिग्मा बराबर हो सकता है, अगर आप रो का मान यहाँ रख देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा L/RA। ठीक है, इस तरीके से सिग्मा के आपके दो सूत्र प्राप्त हो गए। आप लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर पढ़ा था। मात्रक के बारे में आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, रो का मात्रक ओम मीटर। इसलिए विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा, एक बटन में आएगा ये, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस आप लोगों ने घरेलू देखा है। घरेलू परिपथ में और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में मुख्य रूप से
दो प्रकार के प्रतिरोधों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सामान्य रूप से तार आबद्ध प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं और दूसरा कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोध जो बनाए जाते हैं वो मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम वगैरह के बनाए जाते हैं। इनकी लंबाई बहुत अधिक नहीं रख सकते हैं। इन प्रतिरोधों के इनके जो मान होते हैं कुछ ओम से लेकर के 1000 ओम, 2000 ओम तक हो सकते हैं। ज़्यादा बड़े प्रतिरोध इनके द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बड़ा प्रतिरोध बनाना चाहेंगे उतनी ही हमको तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। परिपथों का आकार छोटा होता है, अतः उनमें उच्च परिसर का प्रतिरोध प्रयुक्त करने के लिए कार्बन प्रतिरोधकों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कार्बन का जो प्रतिरोधकता होती है वो 3.5 गुणे 10⁻⁻5 ओम मीटर कमरे के ताप पर होती है। सेकंड बात, ये आकार में छोटे होते हैं। छोटे होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, ये सस्ते होते हैं। इसीलिए हम कार्बन प्रतिरोधकों का प्रयोग करते हैं। अब हम अपने अगले चर्चा के बिंदु कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें 4 बैंडों का प्रयोग किया जाता है। 3 बैंड पास होते हैं। ये एक आपका ए बैंड है, ये अलग कलर का होगा। ये बी बैंड है, डी बैंड अलग कलर का होगा। और सी बैंड है, ये अलग कलर का होगा। और चौथा जो बैंड होता है वो अपेक्षाकृत कुछ थोड़ा सा दूरी पर होता है, उसको डी बैंड कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 4 बैंड हो गए। चारों के रंग अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में आपको कार्बन रजिस्टर लगा होता है, उसमें केवल पट्टियां बनी होती हैं और उसके मान को जानना होता है, इसका मान क्या है। तो कलर के आधार पर ही इसके मान को जाना जाता है। किसी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस R बराबर होता है A B गुणे 10⁻³ प्लस माइनस D। इसमें 3 वलय A, B और C प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं और चौथा वलय टॉलरेंस पावर को व्यक्त करता है। कुछ कार्बन प्रतिरोधों में चौथा वलय नहीं है अगर, तो टॉलरेंस पावर प्लस माइनस 20% होती है। अब आप लोग इसके लिए सारणी को देखें। इसके कोडों को याद करने के लिए सारणी इस प्रकार से है। आपके सामने ये टेबल उपस्थित है। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है रंग, दूसरे उसमें लिखा हुआ है प्रथम व द्वितीय पट्टी का अंक और तीसरी तरफ लिखा हुआ है तृतीय पट्टी का गुणक। काले रंग के लिए 0 का अंक प्रदान किया गया है और तीसरी पट्टी के लिए 10⁻0 का प्रयोग किया गया है। भूरे रंग के लिए प्रथम द्वितीय पट्टी के लिए 1 का प्रयोग किया गया है और
तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 1 का प्रयोग किया गया है। फिर लाल रंग के लिए प्रथम द्वितीय पट्टी के लिए 2 का प्रयोग किया गया है और तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 2 का प्रयोग किया गया है। नारंगी रंग के लिए प्रथम द्वितीय पट्टी के लिए 3 का प्रयोग किया गया है और तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 3 का प्रयोग किया गया है। पीले रंग के लिए 4 का प्रयोग किया गया है और तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 4 का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हरा रंग के लिए प्रथम द्वितीय पट्टी के लिए 5 का प्रयोग है और तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 5 का प्रयोग है। फिर नीला रंग है, नीले रंग के लिए प्रथम द्वितीय पट्टी के लिए 6 का प्रयोग किया गया है और तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 6 का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बैगनी रंग के लिए 7 का प्रयोग किया गया है प्रथम द्वितीय पट्टी के लिए और तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 7 का प्रयोग किया गया है। स्लेटी रंग के लिए आपको प्रथम द्वितीय पट्टी का अंक 8 निर्धारित किया गया है और तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 8 का प्रयोग किया गया है। और सफ़ेद रंग के लिए प्रथम द्वितीय पट्टी के लिए 9 का प्रयोग किया गया है और तीसरी पट्टी के लिए 10 टू द पावर 9 का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आपको चौथी पट्टी में टॉलरेंस पावर दिखाई जाती है। सुनहरे रंग अर्थात गोल्ड के लिए ±5%, चांदी के लिए ±10% और अगर कोई रंग नहीं है तो उसके लिए ±20% का प्रयोग किया गया है। अभी जो हमने आपको टेबल दिखाई थी, चित्र में बता रहे थे, इसी को याद रखने के लिए हमने कोडिंग का प्रयोग किया हुआ है। अगर आप इस कोड को याद कर लेते हैं तो आसानी से रंगों को पहचान करके उनके क्या कोड देने हैं उसको समझ सकते हैं। DB रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। B ब्लैक कलर के लिए यूज हुआ है, इसके लिए हमने 0 अंक दिया था। ब्राउन कलर के लिए 1 अंक दिया। रेड कलर के लिए 2 अंक दिया था आपको टेबल में। ऑरेंज के लिए हमने 3 दिया था। येलो के लिए हमने 4 दिया था और ग्रीन के लिए हमने 5 दिया था और ब्लू के लिए हमने 6 दिया था। वायलेट के लिए हमने 7 दिया था। ग्रे के लिए हमने 8 दिया था और वाइट के लिए हमने 9 दिया था। अगर हम ये कोड याद रखते हैं तो इसकी सहायता से जब भी हम अभी कोड बना भी आपके सामने सवाल लगवाएंगे आपको, उसमें आप आसानी से पहचान करके इसमें मान रख देंगे। और D टॉलरेंस पावर है, टॉलरेंस पावर को हमने इसमें नहीं बनाया है। टॉलरेंस पावर आप याद रखेंगे, उनको अनुसार रख करके आप प्रतिरोध का मान बता देंगे। अब आपके सामने हम एक आंकिक प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हमने आपके सामने एक चित्र में एक कार्बन प्रतिरोध रखा हुआ है और इसमें 3 पट्टियाँ क्रमशः, पहली पट्टी येलो कलर की है, दूसरी पट्टी आपकी ग्रीन कलर की है और तीसरी पट्टी आपकी रेड कलर की है और चौथी पट्टी जो तीनों से दूर है वो गोल्डन कलर की है। इसके रेजिस्टेंस को बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए, अगर आपको ये कोड याद है तो आसानी से आप निकाल लेंगे और इसका जो रेजिस्टेंस होगा R बराबर मैंने अभी आपको बताया था AB गुणे 10 टू द पावर C प्लस माइनस D। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर, ये पहली पट्टी है और पहली पट्टी का कलर येलो है। येलो के लिए आपने कौन सा अंक दिया है? ये आपका येलो कलर का अंक है 4। तो येलो के लिए आपने 4 अंक का निर्धारण किया है, तो आपने येलो के लिए पहली पट्टी का 4 कलर दे दिया। फिर आपने ग्रीन कलर के लिए 5 का निर्धारण किया हुआ है, तो ग्रीन कलर के लिए आपने 5 दे दिया। इस तरीके की संख्या AB के रूप में 45 बन गई। फिर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर C। C का जो कलर है वो रेड कलर का है और रेड कलर के लिए आपने 2 का अंक निर्धारित किया है, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस। अब D आते हैं गोल्डन कलर। गोल्डन कलर के लिए, ये गोल्डन कलर है D के लिए, गोल्डन कलर की आपने टॉलरेंस पावर टेबल में देखी थी ±5%। इस प्रकार से इस
रजिस्टर का जो रजिस्टेंस हो जाएगा 45 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5, और इसकी यूनिट होती रेजिस्टेंस की ओम। इस तरीके से आपने इस कोड को पढ़ दिया। अगर इसमें गोल्डन कलर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, तो आप किसका प्रयोग करते? +-20 का प्रयोग कर देते। ठीक।